All right. So let me share the screen. बताना आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। हाँ जी, दिख रहा है सबको? Yes, Yes. sir. क्या पढ़ रहे हैं? Unit dimensions in kinematics. Dimensions of the बढ़िया। बिना किसी बातचीत के और टाइम डिले के स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। थोड़ा लंबा है आज का क्लास, तो उसको कवर करना है बहुत सारा कंटेंट, ठीक है। चलो भाई, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद यूनिट्स। जो चैप्टर है आपका यूनिट, तो मैंने ट्राई किया है कि देखो बेसिक बेसिक चीजें मैं तुमको नोट्स में प्रोवाइड कर दूं। आई गेस इंटरनेट कनेक्शन। आवाज आ रही है क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ओके। हाँ जी, तो वी वर डिस्कसिंग के जो यूनिट्स, डायमेंशन और इवन काइनेमेटिक्स का भी पार्ट है, वो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि नोट्स के थ्रू बेसिक बेसिक चीजें तो बता दूं, ठीक है। लेकिन इसके बाहर भी अगर कुछ चीज आती, कोई क्वेश्चन आता है मान लो, जो कि इस नोट्स के थ्रू कवर नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि ये नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है, सिंस ये बहुत वास्ट और बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सारे चीजें नोट्स में पुट करना भी बहुत मुश्किल है। तो जो मेन मेन चीज़ है या जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने इंसर्ट करी है इन नोट्स में, तो आपको 80-90% मिनिमम 90% सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो आपको ये नोट्स पढ़ने से काफ़ी फायदा होगा। इसको एक बार पढ़ के जरूर जाना, है ना, आपके नीट के पेपर से पहले। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको एक ग्लांस पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सबका तुमको पता है ऐसा यूनिट क्या होता है ना। लेंथ का Yes. मीटर होता है, मास का किलोग्राम Yes. होता है। तो ये सब चीजें तुम्हें पता है। ये चीजें तुमको बस एक बार देख के जानी है, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंबल की हम बात करें, बहुत छोटी सी चीज है। अब यहाँ पे आ जाता है MOL, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमाउंट की बात हो रही है ना, किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम मोल, MOL में देखते हैं ना। तो और CD क्या होता है? इंटेंसिटी पता करने का क्या होता है? Candela. हाँ, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से, ये बात पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं सवाल में आ गया और आप छोड़ के आ गए जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये इससे रिप्रेजेंटेशन इसकी ये होती है, ठीक है। तो इसको देख जाना एक बार। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो एंगल को हम जनरली रेडियन में ही निकालेंगे, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, दी भी जनरली रेडियन में ही होती है। डिग्रीज में अगर दी हुई है कोई इशू नहीं, तो सवाल फिर डिग्री में प्रोसीड करना है, वो तुमको समझ में आता है। लेकिन जब लेंथ के टर्म्स में एंगल निकाले जाते हैं जनरली, तो रेडियंस में आंसर आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एंगल को डिफाइन कर रहे हैं ना, लेंथ अपॉन आर्क, क्या होता है ये? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, Yes, sir. है ना। इसी से डिफाइन करते हैं हम एंगल को भी, है ना। फिजिकल तरीका भी यही होता है, मैथमेटिकल तरीका भी यही होता है, सॉरी, डिफाइन करने का। तो लेंथ और रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, दोनों आपकी लेंथ है। तो आपका आंसर डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आएगा। ये बात पता होनी चाहिए। बहुत छोटी बात है, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन गलत करवा देती है पेपर में, ठीक है। तो ये याद रखना। सॉलिड एंगल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जनरली नहीं पूछता है नीट, बट अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। A/R² होता है ये, ठीक है। इसमें एरिया ले लोगे आप आर्क का, जो भी आर्क बना रहा है एरिया, ठीक है, उसका एरिया ले लोगे। इसका रेडियन अगर यूनिट होता है तो इसका स्टेरेडियन होता है, ठीक है, स्टेरेडियन होता है इसका। हाँ, सर सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं, ओके सर। फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आते हैं। फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास, टाइम, ये फंडामेंटल चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो इसलिए सर उसको जो इनके सप्लीमेंट। अंदर में प्लेन एंगल्स हैं उनका जो यूनिट होती है वो भी रेडियन होती है। प्लेन एंगल मतलब समझा नहीं मैं, प्लेन एंगल किस एग्जांपल देके बताओ। प्लेन सर एंगल जैसे मतलब सर क्या? एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, उन्हें हाँ, टू डिवाइड किया गया है, एक प्लेन एंगल में एक सॉलिड एंगल में। हाँ, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन है और प्लेन हाँ, एंगल की रेडियन है। बिल्कुल रेडियन में ही आएगा आंसर आपका, ठीक है। लेकिन अगर ओके मेंशनड है, डिग्रीज में मेंशनड है, तो फिर आपको सॉल्व उस अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से फिर आपने रेडियन ले लिया, ठीक है, ओके ठीक है। तो उसकी यूनिट जो है वो रेडियन में ही डिस्कस होती है और कैलकुलेट होती है। लेकिन अगर डिग्रीज में दी हुई है तो फिर आपको उस तरह से ऑपरेट करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। अभी वैसे तो ये सारी चीजें तुमको है ना नोट से पढ़ के भी समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ बहुत अलग चीजें नहीं है।
ठीक है, कोई क्वांटिटी है जैसे कि जो कि बी और सी से मिलके बनी हुई है, जिसको हम ए भी बोल रहे हो, तो अगर आपको होमोजीनियस है सारी चीजें, तो आप मैग्नीट्यूड उनका इक्वल ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। कंसिडर क्या कर सकते हो, होगा ही सही। ठीक है, तो ये आप जब डायमेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यूनिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा बनता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो इसका जो यूनिट है यूटी का, वो भी डिस्टेंस का यूनिट होगा, और हाफ ए टी स्क्वायर का भी जो यूनिट आएगा वो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट बनेगा। ये पता है सबको। Yes, sir. तो दो हिस्सों में अगर आप तोड़ देते हो किसी एक चीज को, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि तीनों चीजों का यूनिट सेम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एडिशन का साइन है बीच में, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का नहीं है। सब्ट्रैक्शन का होगा तब भी सेम होगा क्या? Yes, अगर sir. आप माइनस कर रहे हो तो भी सेम होगा ना। हाँ, तो ये बात बहुत बेसिक है, लेकिन ध्यान में रखनी है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करने का सच कोई फायदा नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो इन पे। ठीक है, कन्वर्ट करना आपको यूनिट आता है ऑलरेडी, तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर आपकी क्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों से मिलके आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी बनती है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लेना। इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो पढ़ लेना। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका होता है, किसी को आइडिया है? Viscous force का. डिस्कस फोर्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स भी हम पढ़ेंगे, मैंने शेड्यूल में रखा है तुम्हारे, तुमने देखा होगा शेड्यूल। ठीक है, Yes, sir. एक लेक्चर हम उसमें भी देंगे, तो उसमें भी जो बेसिक चीजें वो सारी कवर कर लेंगे। पर फिर भी ये चीजें अगर आपको पता है अभी से, तो आपके मॉक टेस्ट में फायदा होगा। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह अगर आपको आते हैं, ऑलरेडी नहीं आते हैं बिल्कुल, और टाइम भी नहीं मिल रहा है पढ़ने का, तो परेशान मत होना। पहले से इसलिए बता रहा हूं मैं कि भाई हम पढ़ेंगे उसको आगे, है ना, तो परेशान मत होना। चलो आगे चलते हैं। डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ g, which is gravitational constant, Planck's constant and speed of light is proportional to what? बेसिकली आपको सवाल दिया हुआ है कि अगर हम टाइम का एक्सप्रेशन निकालें इन टर्म्स ऑफ g, h एंड c, तो क्या बनेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमको पता है टाइम का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t की पावर 1। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, हमको ये भी पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है Yes, sir. ना, पता है ना, निकाल सकते हैं ना। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, राइट? Yes, sir. याद रहेगा तो टाइम बचेगा। इट अप्लाइज ऑन एवरीथिंग। अगर कोई भी फॉर्मूला, कोई भी यूनिट, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है, तो आपका उससे टाइम बचता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप भूल गए हो, तो ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है, यू कैन इजीली सॉल्व दैट थिंग इन पेपर। आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकाल सकते हो, क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना। हाँ, आपको लग रहा है कि 4 से 5 मिनट लग जाएंगे किसी को सॉल्व करने में, किसी चीज को, देन यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। बट अगर 1 मिनट लगने वाला है और तुम ये डिलेमा में हो ना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, फालतू की नहीं है, ध्यान से सुना करो चीजें। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज आपको याद नहीं है, भूल गए हो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन याद नहीं आ रहा तुम्हें, बहुत नॉर्मल चीज है, भूल सकते हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ के चले गए तुम, बहुत कम टाइम लगेगा ना जी का डायमेंशन निकालने में, Yes, sir. तो है ना। तो फिर एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे जो चीजें होती है ना कैलकुलेशन वाली, इसको करके बढ़ना है आगे, ऐसा नहीं इसको स्किप करना है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। सिंस जी का आपको पता है, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, m की पावर -1 l³ t टू द पावर -2। सिमिलरली यू कैन फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन भी ml2t-1 होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का, और lt-1 है ना स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में निकालते ही हम, तो lt की Yes, पावर yes. बन जाएगा। लेकिन सिंस हमको ये पता नहीं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली बनेगा क्या जो कि टाइम के बराबर आए, है ना, टाइम के टर्म्स में आ जाए, तो ऑब्वियसली आपको इसकी कुछ पावर माननी पड़ेगी कि इसकी पावर, इस क्वांटिटी की पावर ए, इस क्वांटिटी की पावर बी, इस क्वांटिटी की पावर सी, जो है टोटलिटी में आपको टाइम यील्ड करके देगी। और आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे भाई, -1 से a मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -a, है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक और मास का क्वांटिटी दिया हुआ है टू द पावर b, तो यहाँ पे +b भी आ जाएगा, तो -a + b टोटल मास का बन गया। लेंथ का भी सिमिलरली आप बना लोगे, 3a 2b
और C 3A + 2B + C। समझ में तो आ रहा है ना, ये करे होंगे आपने ऐसे Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर? सिंस लेफ्ट साइड में LHS में मास का तो कोई पावर ही नहीं है, यानी कि मास की कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, सिंस ऑब्वियसली टाइम की बात हो रही है। तो m की पावर 0 है LHS में, तो RHS में भी m की जितनी पावर है उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सेम तरीके से लेंथ के लिए भी और टाइम के लिए भी करेंगे, तो ABC की वैल्यू आ जाएगी। जब ABC की वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्या एग्जांपल समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया इस बहाने से डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, एक की पॉइंट है छोटा सा, याद रखना, कुछ क्वांटिटीज डायमेंशनलेस भी होती है, जैसे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा एटसेट्रा, एंगल्स, है ना, साइन ऑफ AB बाई C। तो यहाँ पे AB जो है वो C के बराबर आएगा, तो डायमेंशन नहीं आ रहा इसका कुछ भी। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे e⁻x आपका ऑल ओवर डायमेंशनलेस होगा अगर x डायमेंशनलेस है तो। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कुछ कांस्टेंट्स अपने आप में डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये अगर आपको याद है तो आप सीधे पुट कर सकते हो आंसर अपना, सीधे टिक करके आगे बढ़ोगे। जैसे सवाल आ गया ना कि विच ऑफ देम हैज विच ऑफ द क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, और उसमें एग्जांपल में आगे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो ना आंसर, सॉल्व थोड़ी करना पड़ेगा उसको। ठीक है, सो इट्स गुड इफ यू रिमेंबर थिंग्स, बट इफ यू डोंट देन यू शुड कैलकुलेट। ऐसा नहीं छोड़ के आगे बढ़ना है। एक जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तरीका क्या होगा इस क्लास में, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं एक साथ, तो जो बच्चे बीच में लीव कर रहे हैं ना उनको मैं बता दूं, इस क्लास को थोड़ा अलग तरीके से चलाएंगे हम। इसमें हम हर टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, उसके नोट्स पढ़ेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार सारा नोट्स पढ़ के लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन डिस्कस भी होंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करो। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबने पढ़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। Yes, sir. तो V0 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो V0 होता है उसको आपको इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट है c, और कैपिटल G इसकी टर्म्स में, और एम्पियर A की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं किससे सॉल्व होता है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आएगा आपके पेपर में, नीट में इस टॉपिक से इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आएगा। एंड ये भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट टाइम टेकिंग। बच्चों एक बात बता दो, स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? सवाल दिख रहा है क्या? Yes, sir. सवाल दिख रहा है ना स्क्रीन पे सबको? Yes, sir. ओके, बताइए भाई, आंसर बताइए। कैसे करेंगे, कुछ हिंट वगैरह चाहिए या कर पा रहे हो? Sir, कर रहे हैं. Sir, कर रहे हैं. किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रोसीड होगा तो पूछ लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल का क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशन निकालना पड़ेगा। क्या आया डायमेंशन, निकाला किसी ने? Sir, T raised to power 1. T⁻1। ओके, सर बी। वो तो ठीक है, मैंने जो पूछा उसका जवाब तो दे दो पहले। आपका जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसका क्या यूनिट आया है, सॉरी क्या डायमेंशन आया है उसका? Sir, ml2T-3A-1. बहुत बढ़िया भाई, कैसे सही सॉल्व है. होगा ये? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। Okay, sir. कैसे सॉल्व होगा ये? एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा ना पोटेंशियल। Yes, अरे sir. तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी होती है अगर आप Yes. पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हो। मुझे लग रहा है भूलने लगे हो तुम सब चीजें, ये होती है
तो इसमें जो V है वो पोटेंशियल ही तो है, Yes, sir. राइट? तो पोटेंशियल की निकल जाएगी यहाँ से डायमेंशंस। कैसे निकालेंगे भाई? V का डायमेंशन, ये ब्रैकेट जो है ना, बड़ा ब्रैकेट, ये इसको, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी का क्या होता है? ml2t-2। Yes, sir. अरे ये तो पता है ना यार, ये तो सबसे पहले पढ़ाते हैं डायमेंशंस में, है ना। एनर्जी, फोर्स, वर्क, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं सारी, इनको निकालने नहीं बैठना है ना। और चार्ज क्या होता है भाई? Q इक्वल्स टू IT, A into T. यही होता है फॉर्मूला चार्ज का, Yes, sir. ठीक है। करंट का हो जाएगा एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा? T। Yes, sir. समझ में आया कुछ? तो क्या बन गया? पोटेंशियल का डायमेंशन क्या बन गया? ml2, T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। ये Four आएगा minus आपका one. LHS। दिस विल बी योर LHS, राइट? अरे Yes. तो बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली इसको आपको इक्वेट करना है यार, ml2 T की पावर -3 A की पावर -1, इसको आपको किस किस के टर्म में लिखना है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका कुछ डायमेंशन होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट का कुछ होना चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और एम्पियर। एम्पियर तो आपको डायरेक्ट ही दे रखा है, तो उसका तो डायमेंशन अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली इसकी भी कुछ ना कुछ पावर आएगी अब इन सब की, है ना। h की पावर a, इससे क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट, इसकी पावर b, इसकी पावर c, इसकी पावर d, है ना। अरे समझ में आ रहा है Yes, ना sir. तरीका? ऐसे ही तो डिस्कस किया Yes, था अभी sir. थोड़ी देर पहले भी, है ना। तो अब इन सब की डायमेंशंस आपको पता है तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर उनको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा मेजरली, ठीक है। तो जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशन? ml2t minus 3. प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा ml2t-1। अरे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? Yes, sir. आ गया, समझ आ गया. कैसे निकालेंगे? चलो बताओ, समझ में आ गया तो कैसे Sir, E is equal to hc by lambda. इसमें से निकाल लेंगे ना. हाँ, E इक्वल्स टू hc/λ, ठीक है। या फिर तुम एनर्जी को h इंटू फ्रीक्वेंसी भी तो लिख सकते हो, h न्यू। Yes, sir. Yes, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डायमेंशन? T की पावर -1। Yes, sir. जल्दी सॉल्व करना बता रहा हूँ। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू। Yes, पढ़ा हुआ sir. है सबने यार, इसमें ये मत बोलना अब ये भी नहीं पढ़ा है ना। तो इस पे से h कैसे निकालोगे? एनर्जी का तो अपने तुमने अभी अभी बताया मुझे, क्या होता है? ml2t-2, और Yes. ठीक है, और डिवाइडेड बाय न्यू, यानी आपका फ्रीक्वेंसी, इसका होता है T की पावर -1, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा T की पावर +1। तो क्या बन गया? ml2t-1। समझ में आया सबको? yes, sir. Yes. ठीक है। तो इस तरह से आप जल्दी से निकाल सकते हो। मैं यही समझाने का ट्राई भी कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि छोड़ना नहीं सवाल को, अगर कुछ भूल गए तो निकाल लो। स्पीड ऑफ लाइट का बताओ जल्दी से। LT minus L2 one. minus 1. बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका L T minus one. की पावर A है बाय द वे, t-1। G का बताओ। M minus one L3. T की पावर -2. M क्या होता है minus भाई? 1 L की power 3 T की power -2. M की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। Yes, sir. Sir. -1, 3 and -2, -1, 3 and -2, ठीक है। हो जाएगा याद, कोई बात नहीं, 2-3 सवाल करोगे हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर का तो एम्पियर ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. बताइए भाई, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. अब वैल्यू निकालनी है, अब तो Yes. बहुत इजीली निकाल दोगे तुम। इसको इससे क्या करना है? इक्वेट ही तो करना है। सब m की सारी पावर उठाओ, इक्वेट कर दो। जैसे कि m की पावर आ रही है a-c, दिख रहा है सबको? a-c m की। Yes, sir. सो क्या क्या इक्वेशन बनेगी जल्दी से बता दो। a-c इक्वल्स टू 1। कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना बेटा, स्टेप क्या है? Yes, कंपेरिजन, Yes, sir. कंपेयर कर रहे हैं, राइट।
और लेंथ की बताओ जल्दी से, क्या बन जाएगी लेंथ की? 2a प्लस b प्लस 3c। 2a plus b plus 3c. 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 2. 2, 2. राइट? बचा क्या? टाइम। Yes, sir. टाइम की क्या बन रही है? Minus Minus A three. minus B minus A 2C is equals to minus 3. -2c इक्वल्स टू Minus 3. Minus 3. -3। ठीक है, बेसिकली इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आप जल्दी कर भी सकते हो। बहुत इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। एम्पियर तो अकेला बचा हुआ है, तो d इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि आप इसमें जो जो चीजें आपको पता है ना उनको पुट कर दो डायरेक्टली। जैसे a की वैल्यू पता है 1 + c है, तो a की वैल्यू 1 + c आप पुट कर दो इसमें थर्ड इक्वेशन में, और फिर वहां से जो रिलेशन आएगा उसको इसमें पुट कर दो। या फिर आप रैंडमली कुछ वैल्यू रख के भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ रैंडमली वैल्यू रख के भी देख सकते हो जो कि सेटिस्फाई कर जाए दोनों में। बात समझ में आ रही है? जैसे कि a की वैल्यू मैंने 0 रख के देख लिया। a की वैल्यू क्या रखी मैंने? 0. 0 रख दी। 0. a की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे को दिख जाएगा कि c की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -1 है, तो और a की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू तो दिख रही है -1 है, तो a की वैल्यू 0, c की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू 5 दोनों इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों में सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि हो रही है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखता है तो आप इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेना, वो कोई इशू नहीं है। आंसर वुड बी बी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा भाई? बी ऑप्शन। बी, डी नहीं बेटा, बी ऑप्शन, है ना? ए की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है ना, इसलिए। ठीक है, ए की एच की पावर जो है ना ए है, तो इसलिए बी ऑप्शन। आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, अगला सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सारे सवाल हम नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक नीट का सवाल आया, ये बता दो जल्दी से। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। दो 2021 में आया था। E बाई जी का डायमेंशन बताना है। E और G पता है तुमको क्या क्या होते हैं? एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Sir, option A. A option. First option. Option. हाँ जी, सबका आ रहा है ये ऑप्शन? Yes, sir. Yes. अभी अभी तुमको बेसिक चीजें पता चल गई ये सारी, क्योंकि है ना, एनर्जी का भी तुमको पता चल गया है। एनर्जी का आपको याद होना चाहिए वैसे तो, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहां से देख के समझ में आ रहा है सबको कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगने हैं अगर आपको चीजें पता है तो, राइट? अगर आपको Yes. नहीं पता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हमको बेसिक डायमेंशन सारे याद हो, ताकि अगर इस पे सवाल आता है जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। ठीक है, हो जाएगा सबसे ये? Yes, sir. Yes. करने Yes, की sir. जरूरत है। एनर्जी का क्या होता है? ml2t-2, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? और कैपिटल जी का भी अभी डिस्कस किया हमने, क्या होगा? M minus 1 L. -1 L3 T minus 1. जी का क्या हो जाएगा? -1 3 -2, यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ml2t-2 वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। कौन सा ऑप्शन आंसर है? ए ऑप्शन। First option. आगे A चलें? option. कोई डाउट इसमें? No, इसको sir. डिवाइड करना No. है, जी निकालना है। आगे चलते हैं, एरर्स की बात कर लेते हैं यार। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। जैसा नाम लिखा होता है वैसा ही मतलब भी होता है तीनों का। एरर जनरली होता क्या है? एरर का अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आपकी कोई भी जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसमें से जब आप मेजर्ड वैल्यू माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा उसको एरर बोलते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपने मेजरमेंट करी है, पर सिंस हमें पता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो सकता है या हमसे मेजरमेंट में कोई गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो एक्चुअल वैल्यू में से आपने जो वैल्यू निकाली है उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और उसको ही क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब चीजें निकालते कैसे हैं वो जल्दी से देख लो। एवरेज, आर एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? आर एवरेज को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे पहली बात तो, और मीन वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मान लो बहुत बार हमने वैल्यूज निकाली, ठीक है, तो एक बार आई R1, एक बार आई R2, ठीक है, और n टाइम्स तक हमने किया कोई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टोटल जितनी बार हमने किया है उससे डिवाइड कर देंगे, और जो भी वैल्यूज आएंगे उन सबको ऐड करके तो आपकी एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप
ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो कि ये एक उसकी ट्रू वैल्यू थी, ठीक है। उसमें से आप मेजर्ड वैल्यू कोई भी एक वैल्यू निकाल के एरर निकाल सकते हो। तो एब्सोल्यूट एरर जनरली हम कौन कौन से निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा R1 आपका हो जाएगा R1 माइनस आर एवरेज। R1 पहला जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो वैल्यू आई है माइनस आर एवरेज। सिमिलरली आपका डेल्टा R2 और डेल्टा Rn तक, यानी कि जितनी भी आपने वैल्यूज निकाली हैं वहां तक आपका चला जाएगा। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या रखना है कि केवल मैग्नीट्यूड लेना है। जब आप एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हो आपको केवल मैग्नीट्यूड लेना है, साइन के साथ नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है केवल, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा आर एवरेज निकालना भी आपने सीखा, आर एवरेज आपने निकालना सीखा। अब आप एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद डेल्टा आर एवरेज भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको डिफरेंस पता चल गया है। डेल्टा R1, डेल्टा R2 ये सब वैल्यूज पता चल गई। तो इन सबको ऐड करो, डिवाइड करो टोटल आउटकम से, तो आपका क्या निकल जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, सवाल में देता है वो कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दो। अभी सवाल करेंगे इसके ऊपर तो समझ में आने लगेगा कि कैसे अप्लाई करना है इसको। तो जो फाइनल रीडिंग आती है वो क्या आती है? ये जो आर एवरेज तुमने निकाला इनिशियली प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज जो तुमने एरर निकाला है, तो ये फाइनल रीडिंग बन के आता है तुम्हारा। अब इसमें दो तरह के एरर्स आते हैं, एक तो रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर, दोनों लिंक होते हैं, ये तुमने पढ़ा भी हुआ है। डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज निकालोगे तो आएगा रिलेटिव एरर, यानी कि कितना चेंज आया, ये जो तुमने रीडिंग जो तुम्हारी थी और ये जो तुमने निकाला है एरर, तो कितना रिलेटिव एरर बना ना, रिलेटिवली कितना एरर आया, मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसे निकालते हैं। अगर इसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज को। अगेन एक सवाल करेंगे इस पे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो जनरली इन सब पे नहीं बनते हैं। ये जो पहली स्लाइड है ये बस इंट्रोडक्शन के लिए, समझने के लिए चीजें। जो सवाल बनेंगे डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे बनेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी एरर इन मेजरमेंट आपका बहुत छोटा होगा। बेसिकली क्या होता है कि एक क्वांटिटी में जो भी एरर आ रहा है, आपने जब उसको दूसरी क्वांटिटी से इंडल्ज किया, जैसे कि हमने एरिया निकाला। एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इसी स्क्वायर, लेंथ जैसे कि इनटू ब्रेथ, क्या होगा? लेंथ लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। जो मैं बताना चाह रहा हूं ना उसको समझा, वो समझो। जैसे कि लेंथ निकाली, अब इसमें कुछ एरर आ गया है ना, लेंथ आपने सही नहीं निकाली, कुछ एरर आ गया आपका, तो तुमने डेल्टा एल बाय एल निकाल लिया, मान लो एक रिलेटिव एरर। सिमिलरली तुम्हारी ब्रेथ में भी एरर आ सकता है, बोलो हाँ या ना बोलो, Yes, है sir. ना। यस लेकिन इसका एरर और इसका एरर मिलके कुछ एक नया ही कॉम्बिनेशन दे देगा ना एरर का। एरिया में इसमें भी एरर दे देगा, है ना। एरिया जो निकाला है आपने उसमें भी एरर आ जाएगा, पर वो केवल लेंथ को करेक्ट करने से नहीं आपका सही आंसर आएगा, आपको ब्रेथ वाला फैक्टर भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे एरर्स हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। इस केस को हम दो तरह से डील करते हैं, एक तो सम और डिफरेंस और एक प्रोडक्ट और डिवीजन। तो सम और डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल लिया है आपका एरिया का, या फिर आप पैरामीटर का ले लो, है ना, या फिर आप ऐसा समझ लो कि जैसे लेंथ और ब्रेथ दो है क्वांटिटीज, और तुमको दोनों का टोटल एरर निकालना है, सम या डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सम तो आप निकाल दोगे L प्लस बी से। जैसे कि लेंथ दे रखी है 4.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये एरर वाला पार्ट होता है, सबको समझ में आता है। यस सर, Yes, sir. सिमिलरली ब्रेथ में भी 3.3 वैल्यू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का एरर। तो जब आप इन दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करोगे तो आप दो तरह से करोगे, एक तो इनका समेशन निकालने पे क्या एरर आ रहा है और एक डिफरेंस निकालने पे। तो जो समेशन है वो तो सीधे L प्लस बी हो जाएगा। अब इसमें याद रखने वाली चीज है वो समझना, हमेशा मैक्सिमम एरर को की तरह डील करते हैं हम ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम एरर निकाल पाए। तो आपका ये जो क्वांटिटी है ये तो आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे ऐड हो गया क्योंकि आप इन दोनों का सम निकालना चाह रहे थे। लेकिन एरर को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एरर को माइनस करोगे तो ये 0.1 में से 0.1 कैंसिल होकर 0 नहीं बन जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. मेरी बात समझ में सबको क्या बोला मैंने? 4.1 प्लस माइनस 0.1, 3.3 प्लस माइनस 0.1, ये एरर था मान लो दो क्वांटिटीज में इंडिविजुअली। तुमने जब इसका कॉम्बिनेशन निकाला, समेशन में निकाला, जब मान लो ऐड करके, तो इसको तो तुमने ऐड कर दिया,
लेकिन अब आप बोल रहे हो कि सर हम जब माइनस करेंगे तो हम इन दोनों को भी तो माइनस करेंगे, फिर यही बोलना चाहोगे ना तुम? बोलो हाँ या ना। यस सर। लेकिन अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आप एरर को ही एलिमिनेट नहीं कर दोगे, जीरो आ जाएगा ये तो। क्या ये बात समझ में आई आपको? जो कि पॉसिबल है क्या? नो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं समझ में आया? एग्जांपल दूं और, या समझ में आ गया है? आ गया सर समझ। पक्का? यस सर। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम एरर निकालना है, हमेशा ये बात ध्यान रखना है। तो इसलिए आपका हमेशा एडिशन ही होगा एरर वाले पार्ट का। 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर जो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो एरर थे ना, उन दोनों को ऐड करना है दोनों केस में, चाहे आप L+B निकालो चाहे L-B निकालो। ये क्लियर है सबको? यस यस सर। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 7.4 प्लस माइनस 0.2, और जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करोगे, इनमें डिफरेंस निकालोगे, तो ये हो जाएगा 0.8, लेकिन प्लस माइनस 0.2 यहाँ पे भी रहेगा। प्रोडक्ट और डिवीजन की बात करते हैं। मान लो तुम्हारी कोई क्वांटिटी है P, जो कि तुम्हारी एक्सप्रेस की जा रही है X, Y और Z के फॉर्म में। इसमें D तुम्हारा कॉन्स्टेंट है। लेट से कोई क्वांटिटी है P जो कि X, Y और Z के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा रही है। क्लियरली आप देख सकते हो कि X और Y एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है मल्टीप्लीकेशन में, और Z के साथ डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, अब अगर आपको इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर पता है तो आप इस टोटल क्वांटिटी में जो कॉम्बिनेशन है ना इन सबका, उसमें एरर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? लेट्स से कि X में जो एरर था वो डेल्टा X था, Y में डेल्टा Y और Z में डेल्टा Z था, और आपको P में एरर निकालने के लिए सवाल ने बोल दिया। तो आप क्या करोगे? कौन सा मेथड अप्लाई करोगे इसमें? डिफरेंशिएशन का। कौन सा करोगे? डिफरेंशिएशन। है ना, डिफरेंशिएशन करोगे। लेकिन डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे, ये क्वांटिटी देख के डर जाओगे तुम कि ये इतनी डिफिकल्ट क्वांटिटी कैसे दे दी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना होता है पहले। जनरली अगर पावर्स में चीजें होती हैं तो हम लॉग लेके या ln लेके सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग लेना आता है ना सबको? यस यस है ना, दोनों तरफ लॉग ले लो। LHS और RHS में, LHS में लिया तो P पे लॉग लेंगे तो ln P बन जाएगा। अरे ये लॉग बेस E होता है, ln पता है ना सबको ये तो। यस सर यस। यस सिमिलरली RHS में जब आप लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा? A इंटू ln x। x की पावर a का लोगे तो आगे आ जाता है ना क्वांटिटी, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ना। ये बन गया a ln x प्लस b ln y, और सिंस z वाली क्वांटिटी डिवीजन में थी तो ये माइनस के साथ लिखी जाती है, माइनस c ln z, और d कांस्टेंट था तो उसको आपने लिख दिया प्लस ln d। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा dp बाई p, क्योंकि log x का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, ये याद है सबको? यस सर। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। क्या होता है? 1/x। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सबका। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में करके देख लेना। सब चीजों को, हर क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, यही बनेगा। क्योंकि dt आएगा, मतलब जैसे dx बाई dt करते हैं ना, लेफ्ट साइड में भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और राइट साइड में भी करोगे। मान लो dp बाई dt है कुछ राइट में, तो dt वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो यही क्वांटिटी बनेगी। समझने के लिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको डायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ln p को डिफरेंशिएट किया, dp बाई p बना। a ln x को डिफरेंशिएट किया, a एज इट इज रह गया, ln x का बन गया dx बाई x। b एज इट इज रह गया, ln y का बन गया dy बाई y। बाकी आपको दिख रहा होगा। d सिंस कांस्टेंट था, यहां मैं लिख भी देता हूं, d जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पता है सबको? यस सर। यस सर। जीरो होता है, ये 0 आ गया। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे भाई? dp बाई p का अगर आप निकालोगे, सिंस dp बाई b एक स्मॉल एरर है, अगर हमको पूरी क्वांटिटी का एरर निकालना है तो डेल्टा यूज करते हैं। तो डेल्टा p बाई b क्या हो गया? a इंटू डेल्टा x बाई x प्लस b इंटू डेल्टा y बाई y प्लस c इंटू डेल्टा z बाई z। अगेन यहाँ पे क्वांटिटी है माइनस की, तो हम dz को भी, dz वाली क्वांटिटी को नेगेटिव लेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम एरर आए। जो मैंने बताया ना अभी आपको कि एरर को मिनिमाइज नहीं करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या ये बात समझ में आई सबको कि यहाँ प्लस क्यों आया है? यस सर। है ना, क्यों आया? क्योंकि आपने dz वाली क्वांटिटी को माइनस नहीं लिया है, प्लस लिया है। ये वही बात हो गई कि प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ था ना, तो तुमने माइनस वाला 0.1 सेंटीमीटर नहीं लिया, तुमने प्लस वाला 0.1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, ताकि मैक्सिमम एरर निकाल सको। ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम आएगी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके ऊपर। ठीक है,
डेल्टा एक्स बाय एक्स या डेल्टा वाई बाय वाई या डेल्टा जेड बाय जेड क्या है, सब रिलेटिव एरर्स हैं। ठीक है, आगे चलें, ये क्लियर है सबको? यस चलो इस पे एक सवाल कर लेना यार। कर रहे हो या होमवर्क में दूं? सब कर रहे हैं। करो करो करो। Density of a solid metal surface is is determined by measuring its mass and diameter. Maximum error in the density of sphere is x by 100%. Relative errors in measuring the mass and diameter are this and this. X की वैल्यू निकालनी है। कुछ आइडिया कैसे होगा? सर डेल्टा रो बाय रो into 100 is equals to delta m by m into 100 प्लस उससे इतना तो पता होता है कि वो 3 डेल्टा r by r होता है, पर डायमीटर दिया है ना तो इसमें कंफ्यूजन होगी। रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो वॉल्यूम में डायमीटर वाला क्वांटिटी नहीं आएगा क्या? सर वो 4.3 पाई आर क्यूब होता है ना स्फेयर का वॉल्यूम, तो हाँ। उसमें रेडियस है ना, तो रेडियस इसमें डायमीटर दिया है, तो वाह जो बेटा। 3 डेल्टा r by r आएगा उसको हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा 3 डेल्टा आर बाय कैसे आएगा? 1 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यस सर। तो आर को d/2 लिखते हैं नहीं लिखते? लिखते हैं। सर ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन 4.3 पाई d अपॉन 2 का होल क्यूब। हाँ तो d³/8 बन जाएगा ना बेटा। यस सर। नहीं समझ में आया? लिखूं? रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी यही होती है बच्चों, ये तो पढ़ी हुई है तुम लोगों ने यार बचपन में, है ना? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यस सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला। और आर को क्या लिख सकते हैं? d/2 का होल क्यूब। यस सर। आर इक्वल्स टू d/2 होता है क्योंकि। तो ये क्या बन गया? ये वाला क्वांटिटी क्या बन गया? 4/3 पाई इंटू d³/8। ये क्वांटिटी बना है आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जब आप निकालोगे एरर इसमें डेल्टा रो बाय रो, ऐसे ही निकालोगे ना। यस सर। ये क्वांटिटी तो रो है आपकी, क्योंकि ये क्या बनेगा बताओ? डेल्टा m/m बनेगा, यस सर। है ना? अब आगे माइनस माइनस का आएगा, लेकिन माइनस के साथ जब डेल्टा डी लोगे उसको भी माइनस लोगे। अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि मैक्सिमाइज करना होता है एरर, मिनिमाइज नहीं करना होता, यस मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, तो आएगा तो माइनस का ही, अग्री कर रहा हूं मैं। लेकिन जब डेल्टा डी में जो एरर आएगा डेल्टा डी, उसको भी तुम माइनस में लोगे तो टोटल प्लस में बन जाएगा। ठीक है, तो Okay, 4/3 पाई को तो इग्नोर करो, ये तो इग्नोर करने वाली चीज है, ये तो समझ में आनी चाहिए आपको बात, है ना? यस सर। इसको तो आप इग्नोर करोगे, इसको तो, है ना? ये d³/8 है जिससे तुम्हें मतलब होना चाहिए, उसमें भी d³/8 में भी केवल d³ से मतलब होना चाहिए। 1/8 से भी मतलब क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। आपकी जो क्वांटिटी है उसको आप डिफरेंशिएट करके लिखते हो। ये बात याद है सबको? यस सर। यस सर। कांस्टेंट से तो मतलब ही नहीं है। तो d³ का क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स डेल्टा d/d। क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा, इसको मैं रब कर देता हूँ, डेल्टा d/d। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। अब हो जाएगा, यस सर। है ना? अब आप डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 करोगे, क्योंकि आपको रिलेटिव एरर आपको निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो आपको दिया हुआ है मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटीज x by 100%।
विच इज लाइक आपको दिया हुआ है डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, ठीक है। डेल्टा रो बाय रो 100 इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम की वैल्यू कितनी आई है 6%, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 की वैल्यू क्या आई है 6%. 6%। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन गया डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 1.5। ये समझ में आया सबको कैसा आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है क्योंकि आपको 6% नहीं, और सिमिलरली डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू भी दी हुई है 1.5%। तो कितना आ गया टोटल? ये 10.5% आया। Yes, sir. Yes. कैलकुलेट कर लोगे यार अब तो 10.5%। और ये जो तुम्हारा 10.5% है इसी को तो बोल रखा है तुम्हें कि x बाई 100 के इक्वल है। ये परसेंटेज के टर्म्स में दे रखा है ना x बाई 100। Yes, sir. तो भाई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1050. 1050, ये आएगी x की वैल्यू। Yes, ठीक है, sir. कोई डाउट वाउट मत रखो यार, जो आंसर है वो है। आया है बड़ा सा आंसर तो क्या हुआ, टेक्निकली देखो तो 1050 को 100 से डिवाइड करके परसेंटेज आ रही है ना, तो 10.50% बननी चाहिए तुम्हारी, है ना। x की वैल्यू तुम्हारी क्या आनी चाहिए 1050, तो परसेंटेज कितना आएगा उसमें एरर 10.50। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. केवल एक या दो बच्चे यस सर बोलते हैं पूरी क्लास में। तुमको आइडिया भी है ये कितना लेंदी क्लास है, और तुम जिस पेस पे पढ़ रहे हो तुमको शायद कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, तुम 2 टॉपिक पढ़ पाओगे केवल। बेटा अगर समझ में नहीं आता है तो बोलना है, अगर आता है तो भी बोलना है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे केवल ये होगा तुम्हारी क्लास टाइम से खत्म हो जाएगी। और तुमको 10 बजे तक पढ़ना है मेरे साथ में तो पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई कैन एक्सटेंड द क्लास। डू यू वांट मी टू एक्सटेंड द क्लास? मेक श्योर कि आप रिप्लाई करें, चाहे आप कैसे भी करें, यस नो थम्स अप थम्स डाउन कुछ भी करो, लेकिन रिप्लाई करो। क्लास को टाइम से खत्म करना है अगर आपको तो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। एक सवाल है 2019 में आया था, ठीक है। आई होप कि आप इसको कर पाओगे, या तो तुम कर लो, लीस्ट काउंट के ऊपर सवाल है, चलो कर ही लो। वर्नियर के ऊपर सवाल हमने करे भी नहीं है प्रैक्टिस, इसको कर लो। The main scale of a vernier caliper has n divisions per centimeter. N divisions of the vernier scale coincides with n-1 divisions of main scale. तुमको बताना है लीस्ट काउंट कितना होगा वर्नियर कैलिपर का। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बिल्कुल भी नहीं होते। नो सर। डिस्कस पहले से डिस्कस लिख दिया उस खान में भी। बेटा समझो ना, देखो कुछ चीजें आपको क्या है कि पढ़नी पड़ेगी। एक काम करना, वर्नियर कैलिपर पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। इफ यू वांट, अब देखो वर्नियर कैलिपर अलग से पढ़ाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, अगर जिसको भी दिक्कत है ना वर्नियर कैलिपर नहीं समझ में आता है, ठीक है, या Sir, स्क्रू 1 गॉज। upon m per centimeter. C option. क्या आ रहा है? Sir, C option. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर का नहीं समझ में आता है ना, मुझे बता देना, आई विल शेयर समथिंग नोट्स या कुछ भी, जिससे आप पढ़ के एक बार थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो बेसिक्स का, ठीक है। Yes. You need to Yes. ping me. आपको मुझे पर्सनली बोलना पड़ेगा कि सर ये नहीं आ रहा है बता दो, ठीक है, ये चीज बता दो कहाँ से पढ़े। अगर नहीं तुम पूछोगे तो मैं आगे से नहीं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो तुम लोग भी। हाँ, तो इसको सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लो। सिंस हमें ये दिया हुआ है कि 2 तरह के स्केल, एक तो वर्नियर स्केल है हमारे पास, एक है हमारे पास मेन स्केल। तो जो वर्नियर स्केल का nth डिवीजन है, बोल रहा है ना सवाल, वो n-1 वाले डिवीजन से मेन स्केल में, दोनों समझ में तो आ रही होगी बात आपको कि 2 अलग अलग स्केल हैं, कि समझ में आ रहा है Yes, सब, sir. है ना। तो वर्नियर का जो स्केल है उसका जो nth डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है आपके दूसरे वाले मेन स्केल के n-1 डिवीजन से, जैसे कि 5th वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 4th वाले डिवीजन के मेन स्केल के 4th डिवीजन से, ठीक है। तुम इसको लिख क्या सकते हो एक्सप्रेशन के फॉर्म में, n टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, n-1 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन के। ये बात समझ में आती है क्वेश्चन में जो दिया Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इससे हम यूनिटरी मेथड से बेसिक 1
VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन की? Yes, sir. विल दिस Yes, बी sir. n-1 अपॉन n MSD का? यस सर, समझ में आया यहाँ तक सबको? यस Yes, सर, sir. जो लीस्ट काउंट होता है ना, वो होता क्या है बच्चों, समझो। लीस्ट काउंट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का मतलब भी यही होता है कि एक मेन स्केल का डिवीजन उठाओ, उसमें से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करो, तो जो वैल्यू आएगी वो ही लीस्ट काउंट है आपकी, है ना, जब आप दो अलग अलग स्केल्स को कंपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, जो कि यस सर, फॉर्मूले से थोड़ा समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? वन One least count. वन लीस्ट काउंट नहीं, लीस्ट काउंट क्या बोला मैंने? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन, वर्नियर स्केल डिवीजन। यही आपका क्या बनेगा? लीस्ट काउंट बनेगा, जो कि अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपने कन्वर्जन कर लिया है ना। क्या बन जाएगा ये? 1 MSD माइनस n by minus 1 by n MSD. n माइनस 1 अपॉन n MSD। यस MSD सर, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस n minus 1 by n. n माइनस 1 बाई n। सॉल्व करोगे क्या बनेगा? 1 बाई n। यस सर, दिख रहा है सबको? यस सर, Yes, sir. तो लीस्ट काउंट क्या है? 1 बाई n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, दैट इज योर लीस्ट काउंट। या फिर आप बोल सकते हो 1 बाई n सेंटीमीटर भी। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में आप ले रहे हो सारे, आपने देखा ऑप्शंस भी सेंटीमीटर्स में आपके। यस सर, ठीक है, और लिखा भी हुआ है ऊपर, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, है ना, पर सेंटीमीटर है आपका मेन स्केल भी। तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाई n सेंटीमीटर। 1 MSD कितना आ जाएगा? 1 by 1 by n. 1 बाई n सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है सवाल में ऊपर, पढ़ो फर्स्ट लाइन, पढ़ो इसकी फर्स्ट लाइन, पढ़ो इसकी। ठीक है, यस सर, लीस्ट काउंट वुड बी 1 बाई n मल्टीप्लाई बाय, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना लीस्ट काउंट को। Yes, sir. कैसे? 1 बाई n मल्टीप्लाई बाय 1 बाई n सेंटीमीटर। ये समझ में आया सबको? नो Yes, sir. सर, दोबारा सुनो, आपने लीस्ट काउंट की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ MSD। ये समझ में आया सबको? यस सर, Yes, sir. इसके अलावा क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है यहां तक, इसको पढ़ो कि जो मेन स्केल है आपका ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, इट हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर पे n डिविजन है, राइट, MSD के। तो MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई n सेंटीमीटर ही तो होगी। यस सर, आ गया। Yes, sir. यूनिटरी मेथड से ये इन्फॉर्मेशन ली है हमने जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके we have find the value of least count in terms of centimeter, which is 1 by n square. ठीक है, C option is the right answer. बाकी अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, तो थोड़ा सा इसका नोट्स एक बार रिवाइज करो एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। इसमें जो सवाल आते हैं मोस्टली यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। बस यूनिटरी मेथड आपको यूज करना, इस्तेमाल करना आना चाहिए। आगे चलें? यस सर, Yes. यस सर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, नो sir. सर, चलो भाई, अगला चैप्टर चालू करते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारा ओवर हो गया है। कुछ भी अगर उसमें आपको डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्लास के बाद पूछना है तो क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो, यू हैव माय नंबर। बाकी तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के उसके सवाल पहले सॉल्व करो। बिल्कुल टॉपिक नहीं पता है कुछ भी तो पढ़ के सॉल्व करो, पर सवाल सॉल्व करोगे तभी वो चैप्टर फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा कि वो आता है अब आपको, है ना। चलो भाई, मोशन इन वन डायमेंशन देखते हैं। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड, मैंने एक टेबल बनाई हुई जिसमें आपको बताया हुआ है कि कितने तरह के सवाल और कैसे बन सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूछ लिया आपसे, है ना, जो कि कैलकुलस का पार्ट है। जनरली आप कैलकुलस का यूज करके निकालोगे इंस्टेंटेनियस, जैसे कि dy/dx, है ना, d2y/dx स्क्वायर, तो कैलकुलस का पार्ट होता है इसमें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही जनरली यूज होता है। ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन में आपको या तो वो वैल्यू पूछ लेगा किसी पैरामीटर की ग्राफ को दिखवा के, या फिर ग्राफ को कन्वर्ट करा लेगा। कन्वर्ट कैसे करा सकता है? जैसे कि मान लो तुमको दे दिया एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ और तुमको बोल दे कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर दो। समझ में आ रहा है कैसे सवाल बन सकते हैं?
Yes. कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स में। तो न्यूमेरिकल बेस्ड और ग्राफिकल क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे चलें, Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ ले कोई तो आपको पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पोजीशंस ऑफ पार्टिकल की, दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कितना टाइम का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वो बेसिकली अगर कोई पार्टिकल सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे गया है तो उसका पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, r2 माइनस r1। Yes, sir. r2 was the position vector of 2 and r1 was the position vector of 1, तो delta r क्या आ गया, r2 minus r1, that would be your displacement vector also divided by time, change in time, d2 minus t1, that would come as the average velocity of the particle। ठीक है, सेम तरीके से आप एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। दीज आर वेक्टर फॉर्म्स, वेक्टर फॉर्म में ही, वरना तुमको पता ही है वो तो वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर स्केलर फॉर्म में आपको निकालना है तो आप निकाल ही लोगे बहुत इजीली, है ना। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो आप घबराना मत, कोई अलग चीजें नहीं होती है वेक्टर, कोई दूसरी दुनिया से आई हुई चीज नहीं है ना, इजी चीज है, ऐसे छोड़ के मत आ जाए करो सवाल वेक्टर देखते। दूसरा तरीका क्या है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, टोटल अपॉन टोटल। अब टोटल अपॉन टोटल का मतलब क्या हो गया कि वीडीटी निकालो t1 से t2, है ना। अगर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है टाइम के फंक्शन के रूप में, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन के रूप में हो सकता है ना, एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि टाइम का फंक्शन हो, है ना, वो उसके टर्म्स में दिया हुआ है और बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, सवाल में ऐसा दे दिया तुमने, तो क्या करोगे, वीडीटी निकालोगे Yes, t1 sir. से t2 इंटीग्रेट करके और डिवाइड कर दोगे चेंज इन टाइम से, एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी दिया हो सकता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको भी एडीटी निकालोगे t1 से t2 डिवाइड कर दोगे चेंज इन टाइम से। सो दीज आर योर फॉर्मूलास। आगे चलें, Yes, sir. ये तो Yes, बेसिक sir. है ना। सवाल अगर बन गया इंस्टेंटेनियस पे, एवरेज तो तुमने निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस पे बन गया तो फिर कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा। कैलकुलस इज बेसिकली जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, सुना होगा आपने, नाम सुना होगा एटलीस्ट, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो सुना ही होगा, तो उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर पोजीशन दे दिया आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स दे दिया आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी निकालने के लिए dx by dt करते हैं, है ना, वेलोसिटी dx by dt होती है, एक्सेलरेशन dv by dt होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी दे दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फंक्शन ऑफ पोजीशन भी दे दिया, दोनों तरह से आप निकालना जानते हो। एक्सेलरेशन हो जाता है dv by dt, है ना, और vdv by dx भी होता है, पता है ना सबको ये। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt, अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो तो। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको दिया हुआ है वेलोसिटी v, तो वो dx by dt आप उसको लिख के और दोनों तरफ इंटीग्रेट करके आप क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt, तो एज अ फंक्शन ऑफ x भी आप निकाल सकते हो ना, dx by dt के फॉर्म, सॉरी dx की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। और अगर आपको एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जो x वाला टर्म है fx के साथ में जो dx वाला टर्म है, इसको साथ में लेके इंटीग्रेट करना है। बेसिकली x के साथ जाएगा dx और t के साथ जाएगा dt। ये समझ में आता है सबको। Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन करते वक्त आपको बस सेम चीज को सेम चीज के साथ रखना है, डिफरेंशिएट करते वक्त या इंटीग्रेट करते वक्त, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें जो फॉर्मूले हैं वो यही है बस, दिस इज द फॉर्मूला जो बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता ही है। फॉर्मूला की अगर बात करो, कैलकुलेशन तुम क्वेश्चन को देख के कर ही लोगे, चाहे वो फंक्शन ऑफ टाइम में दे रखा हो या फंक्शन ऑफ डिस्टेंस में दे रखा हो, पोजीशन में दे रखा हो, दोनों केस में आप कर लो। यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन है, एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम में मेंशनड है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी में मेंशनड है, या फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में मेंशन है, तो तीनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएट करके dv by dt भी एक्सेलरेशन होता है क्योंकि, और vdv by dx भी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो, ये बेसिक कंडीशन होती है कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की, Yes, sir. Yes, sir. अगर
एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन नो सर। है ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको समझ में भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। तो अगर आप यूज कर रहे हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आप ध्यान देना कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये सारे फॉर्मूले पड़े हुए ना यार, इसको डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं कहीं। नो सर। No, sir. ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला आप 9-10 से पढ़ रहे हो तो आपको पता होंगे ये सारे। इसमें v u a s क्या क्या है सारे आपको पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये वेक्टर्स हैं सारे, v u a और s टाइम को छोड़ के ये सारे क्या है, वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको साइंस के साथ में यूज करने हैं, ऐसा नहीं साइन वाइन भूल गए आप, है ना, डायरेक्शन भी मैटर करेगी ना क्योंकि वेक्टर है तो, राइट। Yes, sir. अच्छा, Yes, इसमें जो sir. एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है, आप अगर इनिशियली जीरो वेलोसिटी लेके चलते हो, इनिशियली रेस्ट पे अगर आपका पार्टिकल या बॉडी, तो टाइम डायरेक्टली अंडर रूट 2s/a से आप निकाल सकते हो। वैसे इसको याद रखने की सच कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूले में भी डायरेक्ट पुट कर लोगे u इक्वल्स टू 0 तो यही आएगा, बट अगर याद रहता है तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है आगे चलें। Yes, sir. अब कुछ केसेस ले लेते हैं कुछ केसेस ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपका पार्टिकल या आपकी बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही है ना, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है मतलब आपके पार्टिकल पे, तो फिर कुछ चीजें जिस पे सवाल बन सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो कितना टाइम लगा उसके एसेंट में, यानी कि ऊपर उठने में कितना टाइम लगा, वो बराबर होना चाहिए टाइम ऑफ डिसेंट के, सिमेट्री से भी, है ना। तो ये क्या हो जाता है, u/g। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी u ली है और आपने फेंका है उसको u से, और आपको टाइम लगा है अगर t ऊपर जाने में, तो उतना ही u/g ही टाइम लगेगा नीचे आने में भी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अंडर ग्रेविटी अगर हम बात कर रहे हैं, आप डायरेक्शन अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लोगे, यानी कि अगर आप जैसे लेट से ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव ले रहे हो, तो नीचे आते वक्त आप डिस्प्लेसमेंट को, हाइट को, h को आप नेगेटिव ले सकते हो। टोटल टाइम सिमिलरली आपका हो जाएगा 2u/g, इन दोनों को ऐड कर देना t1 प्लस t2 को। Yes, sir. हाइट, हाँ जी, Yes, sir. बोल रहे। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है कि ऊपर कितना गया, है ना, या मान लो b पॉइंट तक गया, ऊपर हाइट इसकी गई b पॉइंट तक, और आपको टोटल h की वैल्यू निकालनी, तो आपको ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, u स्क्वायर अपॉन 2g, जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको यूज कर रहे हैं बेसिकली, हम कुछ और अलग से यूज नहीं किया है। टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2h/g। थर्ड केस डिस्कस करते हैं, व्हेन पार्टिकल इज एट h, अगर h हाइट पे है वो, ट्वाइस इन इट्स जर्नी, और स्मॉल h जो है कैपिटल H से कम है, यानी कि टोटल हाइट से आपका कम है कोई h, जैसे कि मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालें। समझ में आया सवाल क्या बोल रहा है? जैसे आपने ग्राउंड से फेंका किसी पार्टिकल को, अब ये गया तो ऊपर टोटल h डिस्टेंस पे, कहां पे गया बच्चों ये, अरे कहां तक गया ये, कैपिटल H डिस्टेंस तक गया ये। Yes, sir. लेकिन तुम्हें बोला है कि यार कोई पॉइंट है h डिस्टेंस ऊपर, जो कि मैक्सिमम हाइट नहीं है लेकिन कुछ हाइट है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक AB वाला टाइम निकलेगा आपका और एक AC वाला निकलेगा। ठीक है, एसेंट में जो टाइम लगा है B तक पहुंचने में, और जब नीचे आने में C पॉइंट पे आपका जब डिसेंट चालू हो गया है तो कितना टाइम लगा है। तो आप, क्योंकि टी स्क्वायर है ना यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टी स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे ना इसके। ठीक है, Yes, sir. तो एक बात आप ध्यान रखना इसमें कि जो AC वाला टाइम होता है वो AB वाले से बड़ा होता है, जो कि दिख भी रहा होगा, क्योंकि A से B जाओगे और A से C जाओगे तो ज्यादा टाइम किस में लगेगा, A से C। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त दो रूट्स आते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा आंसर है। तो B पॉइंट पे पूछेंगे तो छोटा वाला आंसर है, और C पॉइंट पे पूछेंगे तो बड़ा वाला रूट आएगा। ये समझ सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सवाल बन जाते हैं इस पे। ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, y-x का ग्राफ है, फंक्शन ऑफ x आपको दिया हुआ है, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर आपको मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, fx dx, यानी कि जो आपका फंक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई करो dx से, और x1 से x2 तक इंटीग्रेट करो, तो एरिया अंडर द कर्व निकल के आता है, x1 से x2 के बीच का एरिया निकल के आएगा।
अब ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग क्वांटिटी यील्ड करता है, ये बात पता होगी आपको। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स, दिस इज लाइक बेसिक मैथ्स, फिजिक्स नहीं है इसमें कुछ भी, तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है कि भाई मैथ्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो आपकी क्वांटिटीज के लिए, पैरामीटर्स के लिए। सिमिलरली अगर स्लोप निकालना है तो dy बाई dx निकालते हैं हम, पता होगा आप लोगों को, जिसको आप टेन थीटा भी बोलते हो, Yes, sir. है ना। तो टेन थीटा पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। स्लोप आपका पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। स्लोप जीरो का होता है इस पॉइंट पे, यस क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे टेन थीटा भी जीरो हो गया है। क्या हो गया टेन थीटा यहाँ पे? जीरो जीरो। टेन थीटा जीरो मतलब साइन थीटा जीरो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे चलें। यस सर। अब कौन कौन से ग्राफ बनते हैं 1D मोशन में? 1D मोशन में, 2D भी नहीं आया अभी, अपन 1D पे चल रहे हैं अभी हम, है ना। तो 1D मोशन में ग्राफ बन जाते हैं एक्स वर्सेस टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या पोजीशन वर्सेस टाइम बोल दो इसको। तो इसका स्लोप जो होता है एक्सटी ग्राफ का, वो क्या देता है? वेलोसिटी। यस सर। यस सर। स्लोप देता है एक्सटी ग्राफ का वेलोसिटी, है ना। और अगर आपका स्लोप डिक्रीजिंग है तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका रिटार्डिंग मोशन है ना, वेलोसिटी कम हो रही है। समझ में आ रही होगी सबको बात? यस सर। मान लो 10 मीटर पर सेकंड आया फर्स्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पे आया 10 मीटर सेकंड, और आगे बढ़े सेकंड पॉइंट पे आए तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इससे यही तो समझ में आ रहा है कि स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, यस सर। है ना। तो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो, ये बात आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आपका स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगा क्या? यस सर। गाड़ी पहले 40 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, बढ़ा के तुमने 60 मीटर पर सेकंड पे कर दी, एक्सेलरेट कर दी गाड़ी को, तो मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेटेड मोशन है आपका, एक्सेलरेट करना पड़ा है आपको मोशन को, है ना। चलो भाई आगे, Yes, sir. दिस इज तो वेरी बेसिक चीजें। इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, कौन कौन से हैं इसके, जैसे कि आपको कभी कभी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी दे सकते हैं पोजीशन के साथ, एक्सेलरेशन का भी दे सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में आपको ध्यान देना है, स्लोप dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व जो होता है vt ग्राफ का, वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे याद रखेंगे कि स्लोप से तो एक लेवल पीछे चले जाते हैं, सॉरी एक लेवल आगे चले जाते हैं, +1 लेवल। जैसे पोजीशन का अगला लेवल क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगला लेवल क्या है? एक्सेलरेशन। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पोजीशन Yes, sir. वेलोसिटी, वेलोसिटी के आगे एक्सेलरेशन। तो स्लोप अगर निकालोगे तो एक लेवल आगे चले जाओगे, और अगर एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो एक लेवल पीछे चले जाओगे, है ना। जैसे वेलोसिटी का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे टाइम के साथ में ऑब्वियसली, तो पोजीशन निकालते हो ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हो आप। यस सर। याद करने का तरीका है ये, कंफ्यूज मत हो। अगर वैसे ऑलरेडी याद है चीजें तो कोई दिक्कत ही नहीं, भूल जाओ जो बोला मैंने अभी तक, है ना। ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ दे देगा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो दिखना चाहिए आपको। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है? गाड़ी चलाई 60 मीटर पर सेकंड पे और 60 पे ही चल रही है, यानी कि एक्सेलरेटर पे जितना मैंने दबा रखा है, एक्सेलरेटर यूज कर रखा है, उतना ही है ना। मैं उसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, है ना। तो ये आप ग्राफ देख के बिल्कुल जल्दी से समझना है। सिमिलरली अगर स्लोप कांस्टेंट है लेकिन इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ में अगर स्लोप कांस्टेंट है और डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है टाइम के साथ में, और जहां पे भी वेरिएबल चीजें आ जाती है वहां पे हम कोई फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, फिर हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले, है ना, कैलकुलस यूज करते हैं। ये बात समझ में आती है सबको? कैलकुलस का यूज, जहां पे भी वेरिएबल हो जाएंगे पैरामीटर्स वहां कैलकुलस आ जाएगी, है ना। ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर आ गया तो स्लोप क्या होगा? v का आगे आता है a, तो स्लोप दे देगा dv बाई dt, एक्सेलरेशन दे देगा। और एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा? vt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ा ही है, ठीक है। तो अगर आपका v वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ आ गया जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जैसे एरिया 3 में एरिया बन रहे हैं, दिख रहा है सबको,
टाइम Yes, वाले टाइम वाले एक्सेस के साथ में एक तो A1 बन रहा है, एक A2 बन रहा है और एक A3 बन रहा है। ग्राफ आपका 3 एरिया बना रहा है, तो तीनों का जो आपका समेशन आएगा है ना, साइन के साथ में ऑब्वियसली A1 माइनस A2 प्लस A3 वो टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर आप साइन के साथ में नहीं निकालते हो तो टोटल वैल्यू तीनों का समेशन डिस्टेंस दे देगा। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ये पता है सबको, है ना। तो Yes, Yes, sir. sir. इसलिए हम साइन के साथ जो यूज करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं, एटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। एटी ग्राफ का स्लोप तो ऐसा कुछ देता नहीं, लेकिन एरिया अंडर द कर्व जरूर क्या दे देता है आपको, क्या दे Velocity. देता है, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो देगा नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी देगा ना, v माइनस u। Yes. ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ एटी ग्राफ गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी। स्लोप b वर्सेस x की बात करेंगे, a वर्सेस t का तो कुछ स्लोप हम डिस्कस करते नहीं, कुछ देता भी नहीं है स्पेसिफिक चीज। v वर्सेस x, क्योंकि अभी तक v वर्सेस टाइम की बात करी थी हमने, अगर आपको v वर्सेस x का निकालना पड़ गया तो याद रखना ये a बाई v एक क्वांटिटी होती है वो देता है। नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लोगे। जैसे सवाल आ गया कि vx ग्राफ है एक, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको क्या लगता है सारे ग्राफ्स टाइम के रिस्पेक्ट में ही होते होंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें पता नहीं है, जल्दबाजी में आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो ना कि सारे ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में ही दे होंगे, चाहे एक्स का ग्राफ हो, चाहे वी का दे रखा हो, चाहे ए का दे रखा हो। तो ध्यान से देखना सवाल में, कहीं एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं दे रखा अभी, तो फिर उस केस में अगर दे रखा है तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें आप y को क्या पुट कर दोगे, वेलोसिटी, x को क्या पुट करोगे, पोजीशन, x पुट करोगे, Yes, sir. है ना। और टेन Yes, थीटा sir. निकालोगे फिर इस केस में, जो बनेगा v2 माइनस वी वन अपॉन एक्स, राइट। अरे हाँ ना, Yes, sir. क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोला है क्या आपने? नहीं, ठीक है। और इस ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन निकालना है, भाई वीटी ग्राफ से तो डायरेक्ट मिल जाता, अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ होता तो एक्सेलरेशन कैसे निकालता मैं, स्लोप से। Yes, नहीं sir. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, आगे sir. आगे sir. अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ होता तो डायरेक्ट स्लोप निकालता ना यार, डीवी बाई Yes, डी टी sir. आता, एक्सेलरेशन बोल Yes. देता। Yes, अब sir. वीएक्स ग्राफ दे दिया तो डायरेक्ट स्लोप निकाल के काम चलेगा नहीं, तो पहले तो इक्वेशन लिखूंगा एक्स के टर्म्स में, फिर डीवी बाई डी एक्स निकालूंगा ताकि वी डीवी बाई डी एक्स को मैं एक्सेलरेशन बोल सकूं। तो इस तरह से मेरा एक्सेलरेशन आएगा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बता रहा हूँ Yes, आपको, sir. अलग अलग ग्राफ भी आ जाए तो छोड़ के नहीं आना है सवाल को, है ना। सो यू कैन यूज दिस फॉर्म ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग। चलो यार, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से, एटी ग्राफ नहीं दिया हुआ, ए वी ग्राफ दिया हुआ है। सवाल में बोला हुआ है पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। Zero. करेक्ट ग्राफ बनाना है, यू नीड टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि इस एवी ग्राफ का अगर मुझे वीटी ग्राफ बनाना है तो कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, लगाओ दिमाग, अच्छा सवाल है। अगर आपको दिमाग लगाओ थोड़ा, बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आप डिस्कस लिख सकते हो चैट में, ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्राई करने का, मतलब सॉल्व करने का ट्राई करो थोड़ा।
अच्छा कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया लो। टाइम तो देखो इतना है नहीं हमारे पास, और भी हमें अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे सॉल्व होगा, फिर कर लोगे बच्चों? यस सर, यस सर। आवाज आ रही है, जवाब दे रहे हो? ठीक है, तो देखो आपको वीटी ग्राफ निकालना है, तो ऑब्वियसली आपका y तो होना चाहिए वेलोसिटी, और x यानी कि y इक्वल्स टू, अगर मैं mx ग्राफ बनाता हूँ या y का x के साथ ग्राफ बनाता हूँ, तो मेरे को इधर लेफ्ट साइड में तो वेलोसिटी चाहिए रहेगी और राइट साइड में टाइम चाहिए रहेगा, यानी टाइम का कुछ फंक्शन चाहिए रहेगा। ठीक है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? दो तरीके से मैं बना सकता हूँ। या तो मैं ग्राफ देख के डायरेक्टली मुझे समझ में आ जाए कि आपका जो एवी ग्राफ दे रखा है जैसे यहाँ पे, उसका इक्वेशन क्या है, तो देख के समझना थोड़ा मुश्किल है सिंस हमने ऐसे सवाल प्रैक्टिस कम की। तो हम बिल्कुल बेसिक तरीका जो हमने डिस्कस किया उससे जाएंगे। क्या तरीका डिस्कस किया कि भाई कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखा है ना, ये तो कि स्ट्रेट लाइन है, यस सर, क्या होती है? mx प्लस सी, y Yes, इक्वल्स टू mx प्लस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस बोलो हाँ सर, Yes, sir. है ना? तो इस इक्वेशन की टर्म्स में ही होगा डेफिनेटली ये वाला ग्राफ जो सवाल में दे रखा है यस ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ट्राई करता हूँ ना देखने का कि क्या क्या दे रखा है। लेट्स से कि मेरा जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो इंटरसेप्ट बन रहा है मेरा, ये वाला, ये कुछ a नॉट होगा। अरे ये तो ले सकता हूँ ना मैं कुछ वैल्यू एक्सेलरेशन, कुछ मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ये नॉट वैल्यू है जो इंटरसेप्ट बन रहा है मेरा y एक्सिस के साथ में। तो यही ये जो c होता है ये इंटरसेप्ट ही तो होता है y एक्सिस के साथ में। Yes, yes. और y वाले एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? a, कलर चेंज कर देते हैं इसका, यस सर, a रखा हुआ है क्या y एक्सिस पे? बोलो हाँ या ना बोलते जाओ बस। यस Yes, सर, sir. इक्वल्स टू स्लोप, m क्या होता है? स्लोप होता है। Yes, sir. यस सर, m और x की जगह क्या है? v वी, Velocity. प्लस a नॉट। यस सर, लेकिन इसमें एक गलती करी है मैंने, बताओ क्या? पॉइंट आउट करो। स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, और ये दिखना चाहिए आपको। अगर ये ग्राफ ऐसे बना होता, ऐसे नहीं, कैसे बना हुआ होता? इस तरह से, तो स्लोप पॉजिटिव होता है ना। ये आपका स्लोप पॉजिटिव है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव है, यस सर, इसका स्लोप नेगेटिव है, इस वाले का स्लोप नेगेटिव है ना। टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर, ये आपको ग्राफ से दिखना चाहिए। तो मैं m नहीं लूंगा, मैं माइनस m लूंगा। क्या लूंगा? अगर मैंने m अज्यूम किया है स्लोप को, तो माइनस m फॉर दिस ग्राफ स्पेसिफिकली। ये तो जनरल टर्म हो गई। आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे क्यों माइनस m नहीं लिखा आपने, है ना। समझ में आ रही होगी ये बात? तो ये तो जनरल टर्म है ना बेटा, इक्वेशन जनरल इक्वेशन है ना। यस ये सर, हमने हमारे ग्राफ के लिए इक्वेशन बनाई है, a इक्वल्स टू माइनस एम वी प्लस ए नॉट। यहाँ तक समझ में आया? यस सर, Yes. है ना। Yes, sir. क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला था? लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं उसमें y एक्सिस पे क्या रखे हुए हैं, क्या रखी हुई है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है? एक्सेलरेशन को क्या लिख दूं? dv बाई dt। यस सर, आया समझ में थोड़ा यस बहुत? क्या बन जाएगा? dv बाई dt इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, वो रीअरेंज करके लिख देते हैं ना इसको, a नॉट माइनस एम वी। अभी तक जो भी लिखा है वो समझ में आ रहा है? यस सर, Yes. यस फिर सर, मैंने एक और चीज बताई थी, क्या करना है? सारी जो सिमिलर दिखने वाली चीजें उनको एक तरफ लेके जाना है। अरे वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी जाएगी ना, तो dv के साथ तो वेलोसिटी वाला टर्म जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम dv अपॉन a नॉट माइनस एम वी इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा राइट साइड में? केवल dt, क्योंकि टाइम का और कोई तो है नहीं फैक्टर हमारे पास, तो dt बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे ऑब्वियसली 0 से v के लिए, और इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से टी के लिए, t के लिए। अब इसको इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और ऐसा सवाल तुम्हारे नीट में आएगा भी नहीं। मैं आपको बस तरीका डिस्कस करने के लिए सवाल लिया है मैंने, कि अगर ऐसा सवाल आ जाए एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के कन्वर्जन का, तो अप्रोच क्या होगी, ये समझ में आया सबको? यस Yes, सर, sir. आंसर बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें सॉल्व करने में इसलिए दिक्कत आई क्योंकि तुमने फंक्शंस थोड़े कम पढ़े हुए हैं, और ये बात नीट वालों को पता भी है। सो दे विल नॉट आस्क सच क्वेश्चंस, दे जनरली दीस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जेई मेंस वगैरह में पूछ लेते हैं वो, क्योंकि जेई वालों का तो होता है ना, मैथ्स सब्जेक्ट होता है उनका, तो उम्मीद होती है एनटीए वालों को कि भाई मैथ्स पढ़ के आए होंगे, ये है ना, एक्सपोनेंट्स, लॉग, ये सब फंक्शन पता होंगे। तो उसको सॉल्व करने का तरीका तो बेटा यही है कि 1 अपॉन
ए नॉट माइनस एम वी को आपको डिफरेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा -1/m। आंसर लिख दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, जस्ट टू लेट यू नो के आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेट करके ये बनेगा -1/m। अब सिंस ये 1/x का कोई भी टर्म होता है तो इंटीग्रेट होके ln log जो होता है ना log, भाई तुम्हें ये तो पता है कि log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन बनना चाहिए। इज दैट Yes, sir. सो ये बन जाता Yes, sir. है a0 माइनस mv, a0 माइनस mv डिवीजन में जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आ जाता है विच इज a0। ठीक है, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन LHS का। राइट साइड वाला तो इंटीग्रेशन तुम खुद कर लोगे, t बनेगा, है ना, dt का इंटीग्रेशन तो t होगा ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हारा आंसर बनता है। इसको भी तुम e की पावर में ले सकते हो, ठीक है, e की पावर में ले सकते हो, लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको वो भी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, आप इस आंसर को भी आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द ग्राफ। कैसे? इसमें आपको नहीं, इसको यूज नहीं कर सकते, सॉरी। आपने LHS में अभी तक v नहीं बनाया ना, क्योंकि आपको पहले v बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे भाई, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये -1/m को इधर ले जाओ राइट साइड में, तो ये mt बन जाएगा -mt, Yes, sir. है ना। और इधर बचेगा, इधर बचेगा केवल nn a0 माइनस mv अपॉन a0। अगर आपको पता हो कि e टू द पावर ln x केवल x होता है, ये पता है आपको कन्वर्जन, Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। और आप फाइनल में आपको आंसर बता देता हूँ, इस वाले कन्वर्जन को यूज करते हुए आप इक्वेशन बना सकते हो v नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, v इक्वल्स टू a नॉट डिवाइडेड बाई m 1 माइनस e टू द पावर माइनस mt, ये जो आया है राइट साइड में, ये आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि इसमें LHS में वेलोसिटी है और राइट साइड में टाइम का कुछ फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें तुम वैल्यूज पुट कर करके ग्राफ को समझ सकते हो। ये वाला ग्राफ तो क्लियरली दिख रहा है, नहीं होने वाला, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये, है ना। और अब पैराबोला की इक्वेशन भी नहीं, ऑल्दो ये क्लियर नहीं कि पैराबोला है, बट हाँ, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। पर ये सवाल आएगा ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया आपको, बस ये वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। ये जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, उसको मैं येलो कलर से Yes, sir. कलर, ये वाला पार्ट यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. यहाँ तक समझ Yes, में, sir. है ना। Yes, ये sir, तरीका आ गया. आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। 1D मोशन का ये सीधे 2 डायमेंशन पे आते हैं, क्योंकि 1 डायमेंशन डिस्कस करने में वरना क्लास खत्म हो जाएगी। 2D मोशन में जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोजेक्टाइल पे आते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, टावर, बिल्डिंग से फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्लेन और मूविंग ट्रॉली, कार आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है। अब पूछ ले तो पता नहीं, बट नहीं पूछेगा मोस्टली, ठीक है। तो ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने भी नहीं, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड और किसी टावर बिल्डिंग से फेंका हुआ, समझ में आ रहा है ना दोनों केस, ठीक है। ये दो ही आपको प्रोजेक्टाइल Yes, पढ़ के जाने, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मोशन इन अ प्लेन, 2-dimensional motion या motion in a plane is basically nothing but the vector sum of 2 independent 1-dimensional motion parameters। यानी कि पहले आप केवल x में जा रहे थे या केवल y में जा रहे थे, अब आप दोनों में जा रहे हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो मोशन है या किसी प्लेन में जो मोशन है उसको आप मोशन इन अ प्लेन बोल देते हो या मोशन इन 2 डायमेंशन बोल देते हो, जिसमें कि आप बेसिकली वेक्टर सम की बात कर रहे हो। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो इसमें, जो आपने पढ़ी हुई है। एक्स डायरेक्शन में आप vx लिखोगे, वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो vy लिखोगे। ये सब चीजें पता है तुम्हें यार, है ना। स्किप कर दूं इसको या डिटेल में पता हो? आई गेस आता है. ये सब आता हो तुमको, है ना, सब बेसिक चीजें ये समझने वाली, है ना। 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, पता है तुम्हें, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें बस ये yes, देखो sir. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है कि भाई अगर तुम्हारा कोई पार्टिकल दोनों डायमेंशन में मोशन कर रहा है, एक्स में भी जाता है, वाई में भी जा रहा है, ठीक है, यानी प्लेन में चल रहा है पूरा, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आप एक्स के टर्म्स में लिख सकते हो, और उसी इक्वेशन को आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी उसका रास्ता या पाथ। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सीधे फॉर्मूले की बात करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और मैं जानता हूं कि तुम में से अधिकतर बच्चों को याद भी है, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका और जब तक दोबारा वो ग्राउंड पे लैंड नहीं कर जाता उस पूरे दौरान कितना टाइम लगा उसको अगर लैंड करने में, तो इसको लिखते हैं 2u/g। इसमें ux तो होता है u cos थीटा, पता होगा आप लोगों को ये, यस सर। और uy होता है y कंपोनेंट वेलोसिटी का विच इज u यू साइन थीटा। sin थीटा। ये बेसिक चीज है। तो 2u/g हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, यानी कि आपने जब पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका विद एट एंगल थीटा फ्रॉम ग्राउंड, तो दो कंपोनेंट बनेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u/g। मैक्सिमम हाइट यानी कितना ऊपर तक गया मैक्सिमम, वो आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये जो u स्क्वायर हो रहा है ये y कंपोनेंट का हो रहा है विच इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज यानी टोटल कितनी हॉरिजॉन्टली रेंज कवर करिए, कितनी दूर जाके गिरा है, वो आएगा आपका ux मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। सिंस x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये समझ में आता है सबको, यस सर। है ना? x डायरेक्शन में थोड़ी ना एक्सेलरेट कर रहे हो तुम, कोई फोर्स थोड़ी लगा रहे हो। एक्सेलरेट कब करती है कोई चीज, जब फोर्स लगाया जाता है उस पर, यस सर। है ना? तो x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम अलग से एक्स्ट्रा से, तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। लेकिन y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस सर। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा विच इज ग्रेविटी, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगेन साइन आप अपने अकॉर्डिंगली लेंगे। अगर आप ऊपर को माइनस ले रहे हो तो नीचे को फिर सॉरी ऊपर को प्लस ले रहे हो तो आप नीचे को फिर माइनस लेना, है ना? सारी क्वांटिटीज को अकॉर्डिंगली आप साइन कन्वेंशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो u cos थीटा या u x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है x डायरेक्शन में। ux विल बी ग्राउंड टू ग्राउंड में विल बी कांस्टेंट कांस्टेंट और uy विल बी वेरिएबल। वेरिएबल या चेंजिंग। ये ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये पता होना चाहिए आपको, समझ में भी आना चाहिए। कंडीशन जिन पे सवाल बन जाते हैं, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, कितना कैसे फेंका जाए कि सबसे दूर गिरे जाके, तो सबसे दूर 45 degree. एक ही वेलोसिटी पे अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाह रहे हो तो उस वेलोसिटी पे सबसे दूर कब फेंक सकते हो, जब एंगल आप चूज करो 45 डिग्री का, तो आपका सबसे दूर जाके गिरेगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा विच इज u स्क्वायर अपॉन g। थीटा इक्वल्स टू 45 रख सकते हो फॉर्मूले में। इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप दो ऐसे एंगल्स पे फेंक सकते हो जो कि क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री, यस सर। जिससे कि आपकी रेंज बराबर आएगी। यानी कि अगर मैं θ1 एंगल पे फेंकता हूं u को और उससे रेंज आती है मेरी r1, तो सेम रेंज कवर करने का एक और एंगल होगा मेरे पास जो कि 90 माइनस θ1 बोल सकता हूं मैं। इज दैट राइट? Yes. क्या बोल, अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को θ1 एंगल पे फेंक रहा हूं जिससे कि मेरी रेंज आ रही है r1, तो मैं एक और ऐसा एंगल चूज कर सकता हूं विच विल बी 90 माइनस θ1 जो कि सेम रेंज देगा मुझे, यानी कि r1 क्या होगा, इक्वल होगा r2 के। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। कैसे दो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर सेम रेंज, बेसिकली ये बात है। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, vx आपका ux हो जाएगा। अगर किसी टाइम t पे आप निकाल रहे हो तो ux तो कांस्टेंट रहता है ना? किसी टाइम पे अगर आप निकाल रहे हो किसी पार्टिकल को, तुमने ऐसे फोटो ले लिया, मान लो ये फेंका प्रोजेक्टाइल यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक गया होगा ऑब्वियसली, पर किसी पॉइंट पे तुमने रोक दिया, फोटो ले लिया इसका, तो इस पॉइंट पे आप इसकी स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी ux ही रहेगी, यस सर। कांस्टेंट है। Yes. तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी vy। तो vy कैसे चेंज होती है भाई, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस सर। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो सही g, लेकिन वो कांस्टेंट है। क्या ग्रेविटी चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही ना, No, एक्सेलरेशन sir. ग्रेविटी। सो यू कैन इजीली अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे, है ना? तो ay Yes. आपको पता है g है, लेकिन नीचे वाली डायरेक्शन को आप लेट से माइनस ले रहे हो तो ay क्या हो जाएगा, माइनस g, है ना? तो आपने रख दिया इक्वेशन में, ये बन गया vy इक्वल्स टू uy माइनस gt, और इसी दोनों इक्वेशन को आप यूज करके फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो विच इज रिजल्टेंट ऑफ x एंड y कंपोनेंट Yes, sir. एट टाइम t टाइम पे आपने निकाला ये रिजल्टेंट। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वेक्टर सब निकाल सकते हो आप, पता है आपको ये तरीका निकालने का वेक्टर से, है ना?
वेलोसिटी इज अ Yes. वेक्टर, तो अल्फा भी निकल जाएगा, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में, वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 10 इनवर्स। हाँ जी, सर ये जो जहाँ पे हमने निकाली है इसकी वेलोसिटी, वो जब वापस आ रहा होगा तब वो उसी पॉइंट पे उसी की सेम वेलोसिटी होगी जो अपवर्ड जाने में है। आप बताओ, आप बताओ सेम होनी चाहिए क्या? सर पता नहीं लग रहा, वही तो पूछा। ये आपने कोई दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है क्या तमन? यस सर, मैंने ना लैपटॉप से ज्वाइन किया, मेरा हेडेक हो रहा था। अच्छा अच्छा, देखो समझो, जब आप किसी टाइम टी पे निकाल रहे हो, लेट से ये, अब आप बोल रहे हो कि अब आप मुझे शायद ये बोल रहे हो कि अगर सर ये सेम सिमिलर हाइट पे आगे जाता है तो इस पॉइंट पे भी सेम वेलोसिटी होगी क्या, ये पूछ रहे हो ना? यस सर। तो यहाँ इस पॉइंट पे कितना टाइम लगा है पहुंचने में, उस पर डिपेंड करेगा ना बेटा, वो तो वेलोसिटीज तो vx तो अभी भी सेम रहेगा, लेकिन vy जो होगा आपका, जो आपका vy होगा, वो आप जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? uy माइनस gt लिखोगे उसको। यस सर। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम t1 होगा, यहाँ पे कुछ टाइम t2 होगा, इज दैट राइट? यस सर। अब समझ में आया आपको आपके क्वेश्चन का आंसर? वो टाइम पे सर पर इसकी वेलोसिटी तो डाउनवर्ड होगी ना, हाँ तो वी नीचे को आएगा। हाँ, vy नीचे को आएगा, सॉरी दिस इज फिर रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया। आंसर सेम आ सकता है, मैंने ये नहीं बोला नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप निकालोगे कैसे। यू विल ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन, है ना, हमेशा आपको ये इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है आपका वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, सर इसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे ना, अगर ऊपर हाँ में नेगेटिव ले रहे तो? बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, x इक्वल्स टू यू एक्स टी और y इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बनती है पोजीशन की इक्वेशन। अगर आप किसी टाइम टी पे एनालिसिस कर रहे हो ना पार्टिकल का, तो x तो आपका बन जाएगा यू एक्स इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो सिंस आपको पता है कि s होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको बस वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी किसी टाइम टी पे, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप क्या ले रहे हो? माइनस जी। ये आपकी जनरल इक्वेशन है बेटा, इसमें आपको सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है। जनरल इक्वेशन तो लेकिन यही रहेगी। आर पोजीशन वेक्टर है, जो कि ऑब्वियसली एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करेगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अगर, तो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हो। यहां तक समझ में आता है सबको? Yes, yes, sir. सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे सवाल आ जाता है, ये याद रख लेना, इक्वेशन डायरेक्टली इसको डिराइव नहीं करना है, मतलब डिराइव करने का टाइम नहीं है, बट डिराइव करने के लिए ऑब्वियसली हम ये चीजें यूज कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है, इन्हीं का यूज करके हम इसको डिराइव भी करते हैं। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद भी रखना है। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मान लो इस फॉर्म में कोई सवाल में इक्वेशन दे दी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हो या दी हुई है, तो रेंज आप डायरेक्टली लिख सकते हो a बाई बी से। इसमें जो a है और b है, इनका इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली रेंज लिख सकते हो। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो आपको पहचान नहीं आनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, ये आपको पहचान में आना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली लिखना। अगर नहीं आ रहा पहचान में तो सॉल्व करके लिख लेना, पर गलत मत करके आ जाना, है ना, वैसे तो दिख जाएगी इजीली। आगे चलें, एक और तरीका है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखने का, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन आर में भी कभी कभी लिखा होता है इक्वेशन, इसमें आर होता है रेंज। आर क्या होता है? रेंज। रेंज। ठीक है, चलो यार सवाल सॉल्व करते हैं। एक सवाल सॉल्व, इसको सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं, तो बहुत इजी सवाल है, इसको तो तुम्हें दिख रहा होगा वैसे भी। आई प्लस टू जे कैप इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आई प्लस टू जे कैप, तो इसमें दिख रहा है सबको यू एक्स है 1 और यू आई कितना है? 2, 2। है ना। यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1, और यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 2। 2। अरे ऐसे ही होता है ना, यू एक्स आई कैप
प्लस यू वाई जी कैप, इसी फॉर्म में लिखा होता है ना यू वेक्टर। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से दिख रहा होगा, वर्टिकल से फेंका हुआ है ऑब्वियसली। g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये तो लिख दोगे। अब क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? x tan थीटा Mine 1 by फॉर्म भूल गए फॉर्मूला? अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया है। Minus x by r. या तो रेंज की फॉर्म में लिख लो, लेकिन रेंज निकालना आना चाहिए डायरेक्टली, वरना तुम्हें अगर कंफ्यूजन होता है ना तो तुम पूरा ही लिखो डायरेक्टली, gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखो आप, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। सवाल गलत करके मत आना बस, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करो सारी चीजों की, आंसर आ जाएगा। tan थीटा तो तुम निकाल ही लोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा से। कितना आ रहा है tan थीटा? 2. 2 आ रहा है, दिख रहा है सबको 2? Yes. yes, sir. ठीक है, आंसर बताओ इसका, क्या आ रहा है आंसर? आंसर बताइए इसका। So second option. Sir, second option. सेकंड ऑप्शन आ रहा है सबका? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? इस तरह के सवाल आएंगे तो कर लोगे ना? Yes, sir. 2x माइनस 5x स्क्वायर इज योर आंसर, है ना। tan थीटा की वैल्यू तो 2 आ ही रही है, u तुम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे u? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से अंडर रूट 5 आ जाएगा, है ना। इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करना है, x इंटू 2 माइनस जी की वैल्यू 10, x की वैल्यू तुमने निकाली है कितनी? x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू क्यों निकालना है, x स्क्वायर तो आपका टर्म ऊपर आ ही गया, नीचे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? 2 इंटू यू कॉस थीटा की जगह रख दोगे 1 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही बनेगा, राइट। Yes, sir. तो दैट वुड बिकम 10 अपॉन 2 जो कि 5x स्क्वायर बनता है। तो 2x माइनस 5x स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। Yes, sir. लास्ट, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ टावर। अगर आप एक टावर से फायर कर रहे हो किसी हाइट से जो कि h हाइट पे है, तो इसकी जो इक्वेशंस होती हैं वो याद रखना क्या होती हैं। अब यहाँ से फायर किया है, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स बन जाएंगे यू के, ग्राउंड के साथ अभी भी थीटा एंगल ही बना रहा है ये। इसमें आपको टाइम पूछ सकता है ये, तो इसमें जब आप इक्वेशन लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई क्या है? बेसिकली हाइट है आपका, ठीक है। तो सिंस आप यहां से फेंक रहे हो तो आप कंसिडर करके चलते हो नीचे की डायरेक्शन में हाइट है आपकी, क्योंकि ऊपर नहीं ना, समझ रहे हो, यहाँ से तुमने स्टार्ट किया है, डेटम में तुम्हारा ये रेफरेंस लेवल है, तो इसके नीचे की वाली हाइट h है ना। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अरे ऊपर वाली Yes, sir. हाइट आउट कर रहे हो आप, ऊपर वाली हाइट मान लो p थी तो उसको फिर माइनस नहीं लिखोगे, उसको प्लस p लिखोगे। लेकिन तुमने इस हाइट से जहां से तुमने फेंका है प्रोजेक्टाइल को, उसके नीचे वाली हाइट ले रहे हो, तो माइनस h लिखा है मैंने इसलिए। ये क्लियर है सबको क्यों लिखा माइनस? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू यू बाई टी हो गया यू साइन थीटा इंटू टी इज द टाइम टेकन, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा है? वो टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, ए वाई जी है ही सही। माइनस क्यों लिया है आपने? क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो। रेंज हो जाती है यू कॉस थीटा इंटू टी, अभी भी वही होगी रेंज इसकी। यू कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यू कॉस थीटा इंटू टी ही लिखोगे। समझ में आया सबको? Yes, sir. है ना, वर्टिकल Yes, sir. रेंज की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल पे नहीं किया है ना, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली ही प्रोजेक्ट कर दिया है तुमने, तो यू एक्स तो यू होगा ही सही। और सिंस वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी है इनिशियली, तो यू आई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस केस में ये फॉर्मूले सारे याद रख लेना, इनको डिराइव करने मत बैठना, डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर डिराइव भी करना है तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस एक चीज ये समझ लो कि अगर टाइम टी पे तुम इसको स्टडी कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी यू ही रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में वी बाय तुम निकाल सकते हो, Yes, sir. राइट। और वी बाय कितनी हो जाएगी? जीटी के इक्वल हो जाएगी। Yes, sir. वेलोसिटी की Yes, sir. डायरेक्शन भी नीचे ही है, एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, तो क्या आ जाएगा? जीटी। जीटी के क्यों आया? क्योंकि इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी, Yes, sir.
v इक्वल्स टू फिर u प्लस gt बचेगा वो बेसिकली ना, u प्लस एटी होता है ना, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो u 0 हो गया तो gt वाला टर्म बचेगा केवल, ठीक है। यस सर। और एंगल निकालना हो तो अगेन वही tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होता है ये जनरली, ये जो एंगल निकलवाते हैं ना तुमसे किसी भी टाइम t पे, ये वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल होता है, तो वर्टिकल तो vy है और हॉरिजॉन्टल u है ना, हर बार यही होगा tan के साथ अगर निकाल रहे हो तो, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan थीटा। अरे कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर चलते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन टेक एज होमवर्क, बट प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस एंड लेट मी नो। सॉल्व करने के बाद मुझे भी बताना है, लेकिन ये वाला सॉल्व कर दो, इसको क्लास में ही सॉल्व करके चलेंगे। तुमने किया भी हुआ है शायद ये पहले। सर 10 मीटर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन है काफी, है ना। बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया तुमने फ्रॉम अ पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20, यू की वैल्यू 20 है, 60 डिग्री का एंगल है। हाईएस्ट पॉइंट बी पे कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी होती है बी पॉइंट पे वेलोसिटी? अरे क्या होगा ये वैल्यू इसका? u cos थीटा। 20 cos 60 तो होगा बेटा। यस सर। कितना होता है cos 60? 1/2। 1/2। तो कितना आंसर आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। इजी है। यस सर। अब बताओ तुम पढ़ क्या रहे हो और नीट वाले पूछ क्या रहे हैं। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसा नहीं इसी बार पूछा, मतलब 23 में केवल एक ही क्वेश्चन है, 22 21 कोई सा भी उठा के देखना, इसका ऐसे ही क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल के। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं नीट। अब तुम बताओ, तुम अभी तुम्हारे जो मॉक टेस्ट में पेपर आया था पता है, वो भी डिफिकल्ट नहीं था, उसमें शायद तुम्हारी मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। करा था सॉल्व इस बार जो मॉक टेस्ट में आया था प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन? यस सर। नो। अरे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ही तो यूज हो रहा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाला। दोबारा करना सॉल्व, अब पढ़ लिया ना, अब दोबारा सॉल्व करना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नीट वाले पूछ ही नहीं रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में से, ठीक है। तो ये पढ़ो सारे फॉर्मूले, और नीट में जब क्वेश्चन आ गया अगर प्रोजेक्टाइल का, तो सही करके आना है उसको, ठीक है। इसमें कुछ Yes, sir. क्वेश्चन और हैं जस्ट टू लेट यू नो कि नीट वाले पूछ क्या रहे हैं, तो ये कर लेना यार एज अ होमवर्क। एंड एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छा वाला भी दिया है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं होता है तो आई विल श्योरली बी डिस्कसिंग विद दिस, ठीक है, विद यू। तो इसको यही रैप अप करते हैं, अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे कि एनएलएम चालू कर दें, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, सिलेटिव मोशन वाला भी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. कोई डाउट हो इन चैप्टर्स में तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं बाकी अगली क्लास में। कोई डाउट है किसी को, अभी कुछ पूछना है? सर हाँ जी। सर जैसे फॉर्मूला रिवाइज करती हूँ ना तो भूल जाती हूँ, क्या फॉर्मूला रिवाइज करने पे तो भूलेंगे बेटा, इतने सारे फॉर्मूले, तुमको क्या लगता है कि किसको याद रहते होंगे इतने फॉर्मूले? बहुत मुश्किल से याद रहते हैं। आपको पता है कितना रिपीटेशन करना पड़ता है जब जाके याद होते हैं फॉर्मूले, बहुत जैसे थोड़े बहुत चैप्टर जो 12th के है ना उसके तो रट गए हैं, जैसे 11th के भी थोड़े बहुत अब काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स के याद हो गए हैं। हाँ। पर ये प्रोजेक्टाइल के मैंने कितनी बार पढ़े हैं, हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट वाले तो लर्न हो गए हैं, पर बाकी जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार भूल जाते हैं। तो बाकी याद मत रखो, कोई बात नहीं, आप मेन सारे याद रखो, ग्राउंड टू ग्राउंड के सारे याद रख लो, यस ठीक है। सर, याद है। बाकी वाले, हाँ बाकी वाले निकाल लेना, समझ में तो आ ही गया है कैसे निकालना है। यस सर। हाँ तो बाकी वाले निकाल लेना, मत याद करो। ओके सर। जब भी ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूले ज्यादा हो रहे हैं याद करने के लिए, तो जो वो फॉर्मूले जो कि आपको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में, या निकालने में आएगी दिक्कत, उनको याद रखो। जो भी फॉर्मूले आपको लगते हैं ना, दिस इज नॉट फॉर प्रोजेक्टाइल, दिस गोज फॉर एवरी टॉपिक इन फिजिक्स। जो भी फॉर्मूला आपको ऐसा लगता है कि आप इसको निकाल सकते हो पेपर में, उसको आप स्किप कर सकते हो याद करने में, ठीक है। Yes. बर्डन कम करो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।